Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, आज का हमारा MCQ टॉपिक बाय टॉपिक का टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये इस टॉपिक का पहला पार्ट है और ये स्टूडेंट MD-CAT, E-CAT और 12th क्लास के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने MCQ को। तो MCQ नंबर 1, द क्वांटिटी डेल्टा V अपॉन डेल्टा S इज कॉल्ड। डेल्टा V अपॉन डेल्टा S का मतलब है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, और ये है डेफिनेशन पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो ये फार्मूला हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट का। MCQ नंबर 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ फेमस साइंटिस्ट कॉल्ड। वो साइंटिस्ट जिसने हमें इलेक्ट्रिक लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया वो था फैराडे, माइकल फैराडे। MCQ नंबर 3, decreasing the separation of two positive charges by 1/2 will cause the force of repulsion to be changed by, यानी अगर डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए तो फोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा, तो उसके लिए हमें कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। F = K Q1 अपॉन R²। यानी चूंकि चार्जेस को चेंज नहीं किया गया, सिर्फ डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो डिस्टेंस का फोर्स के साथ रिलेशन है इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब डिस्टेंस यानी r की वैल्यू को 1/2 कर दिया गया, तो हमने r की जगह पे 1/2 यहाँ रख दिया, इसका स्क्वायर किया तो 1/4 हो गया, रेसिप्रोकल किया तो 4 हो गया, यानी 4 टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगी। MCQ नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डिफरेंट फार्मूले हैं, उसको चेक कर लेते हैं। E बराबर होता है बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से F/Q, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसके हिसाब से इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट है, जबकि हमें यहाँ लिखा है कैन नॉट बी। सेकेंड चेक कर लेते हैं, हमारे पास एक और फार्मूला है वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस वाला, तो इसके हिसाब से यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर। तो सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, ये भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट है। जबकि वोल्ट का फार्मूला W/Q, अगर मैं यहाँ इस फार्मूले में W/Q रख दूं तो ये हो गया W/Q इंटू D, जिसके हिसाब से यूनिट बन गया जूल पर कूलम इंटू मीटर। तो तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, यानी ये तीनों के तीनों यूनिट हैं इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के। तो विच वन इज नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो डेफिनेटली ऑप्शन डी जूल पर कूलम, और ये यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। MCQ नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हम बात करें पोटेंशियल की तो ये एनर्जी है और ये स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी वोल्टेज को कहते हैं, ये भी एनर्जी का फार्मूला है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स नंबर ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करें तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, और यही फोर्स पर यूनिट चार्ज वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो विच ऑफ द वन इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये हो गया नॉट अ स्केलर क्वांटिटी यानी वेक्टर क्वांटिटी, जबकि ये तीनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। MCQ नंबर 6, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 4x⁻⁴ न्यूटन व्हेन placed at a distance of 1 meter. If the distance increases by 2 meter, the force of repulsion will be। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, चूंकि कूलम्स लॉ का जिक्र हो रहा है और उसमें डिस्टेंस को चेंज किया जा रहा है, तो भी प्रीवियस MCQ हमने देखा है कि डिस्टेंस और फोर्स का रिलेशन इनवर्स स्क्वायर है। तो डिस्टेंस को चूंकि 1 से 2 मीटर कर दिया गया, यानी डबल कर दिया गया, तो डबल करने का मतलब है R की वैल्यू 2 हो गई, हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 1/4, यानी फोर्स हो जाएगी 1/4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स। तो प्रीवियस फोर्स हमें गिवन है 4 इसका 1/4 निकाल लेते हैं, यानी 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से 4 कैंसल आउट हो गया और हमें मिल गई वैल्यू 1/4। तो करेक्ट आंसर हमें मिल गया 1/4। MCQ नंबर 7, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर विच कंटेन्स अ चार्ज एट इट्स सेंटर डिपेंड्स अपॉन। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की जबकि बात की जाएगी, गॉसेस लॉ का फार्मूला हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का गॉसेस लॉ का फार्मूला है 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज। तो आप देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, इस फार्मूले में कहीं भी रेडियस नहीं है। और द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो देयर इज नो सरफेस एरिया इन दिस फार्मूला।
अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर, बिल्कुल इनक्लोज का मतलब होता है चार्ज इनसाइड द स्फीयर, जबकि अमाउंट ऑफ चार्ज आउटसाइड द स्फीयर तो यहाँ ऐसी कोई कंडीशन गिवन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ यानी इस फार्मूले के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ डिपेंड करता है उस चार्ज पर जो उसके अंदर इनक्लोज होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी, द अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर। MCQ नंबर 8, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट बिकम्स, जब भी किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर रखा जाता है तो हर मटेरियल एटम का बना होता है, तो वो इंसुलेटर भी एटम का बना हुआ है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जैसे ही उस पर फील्ड अप्लाई होगी तो वो अलाइन हो जाएंगे उनके एटम, यानी उनके इलेक्ट्रॉन स्लाइटली मूव कर जाएंगे पॉजिटिव साइड पर, और जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज का वो नेगेटिव साइड की तरफ स्लाइटली टर्न कर जाएंगे। तो जो एटम है इंसुलेटर के वो अलाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के अगेंस्ट में, यानी वो पोलराइज हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया कि वो इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में प्लेस किया गया है वो पोलराइज हो जाएगा। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। तो आप देखें यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज की बात की जा रही है, यानी W अपॉन क्यू, और W अपॉन क्यू यानी वर्क डन या एनर्जी अपॉन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये है डेफिनेशन एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। MCQ नंबर 10, अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इफ द स्फीयर इज रिप्लेस्ड बाय अ क्यूब ऑफ 1/10 ऑफ इट्स वॉल्यूम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। गॉसेस लॉ कहता है कि जो चार्ज है सिर्फ उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। तो ये जो एक इस छोटा स्फीयर है इसके अंदर जो चार्ज है ये इसी पर डिपेंड करता है, इसके रेडियस, एरिया और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है कि अगर हम एक बड़ा स्फीयर लगा दें चार्ज के अंदर तो उसके अंदर भी चार्ज तो वही रहेगा। इसका मतलब है कि स्फीयर को जितना भी बड़ा कर दिया जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है हमारे पास फार्मूला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम सिर्फ चार्ज पर डिपेंड कर रहा होता है, और वो भी कौन सा, जो इस स्फीयर के अंदर हो, और स्फीयर की साइज, उसका एरिया, उसके वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा चाहे क्लोज सरफेस को किसी शेप का भी रख दें। MCQ नंबर 11, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 अपोजिट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट्स इज। अगर हमारे पास 2 यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट हों और इन दोनों पे अपोजिट चार्ज हो तो गॉसेस लॉ से एप्लीकेशन से हमने इसकी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकाली थी, जिसका फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। MCQ नंबर 12, जूल पर कूलम इज कॉल्ड। तो जूल पर कूलम असल में वोल्टेज होता है, और वोल्टेज का जो यूनिट है वो वोल्ट है, तो वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम के। तो MCQ का करेक्ट आंसर हो गया वोल्ट, जो कि जूल पर कूलम के इक्वल होता है। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 सिमिलर चार्ज प्लेट इज। 2 प्लेट्स हैं पैरेलल में और इनकी दोनों की जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो दोनों की अगर सपोज कर लें कि ये पॉजिटिव है तो दोनों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अपोजिट होगी, और इनका जो नेट रिजल्ट होगा इन बिटवीन वो 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 सिमिलर चार्ज प्लेट्स इज 0। MCQ नंबर 14, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। 4 ऑप्शन हमें गिवन है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमारे पास है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल फील्ड 3 बातों पे डिपेंड करती है, चार्ज, डिस्टेंस और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। यहाँ कहा गया है कि किस पर डिपेंड नहीं करती है, तो डिस्टेंस फार्मूले में मौजूद है, डिपेंड करती है द नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस पर डिपेंड नहीं करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कॉजिंग द फील्ड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करती है कितना मैग्नीट्यूड होगा, जबकि परमिटिविटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली चार्ज, डिस्टेंस और परमिटिविटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है, लेकिन चार्ज की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो करेक्ट आंसर इज द नेचर ऑफ चार्ज कॉजिंग द फील्ड। MCQ नंबर 15, द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा A इज। तो अगर हम एक सरफेस ले लें और उसको बिल्कुल ऐसे वर्टिकली रख दें
तो नंबर ऑफ लाइन जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है वो सरफेस से मैक्सिमम पास होंगी, और डेल्टा ए और ई का जो एंगल है अगर आप देखें दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये ज़ीरो होगा। इसका मतलब है कि अगर दोनों के दरमियान जो एंगल है या फार्मूले के हिसाब से अगर हम देखें कॉस की वैल्यू अगर एंगल 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम यानी 1 होती है, तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिलता है 0 एंगल पर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा ए, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है जो अभी 15 MCQ हमने देखी कि अगर सरफेस को हम इस तरह से रख दें कि इलेक्ट्रिकल लाइंस उसको क्रॉस ही ना करें तो फिर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी और डेल्टा ए का एंगल हो गया 90, और अगर हम इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू 90 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आंसर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आएगा। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स मिनिमम यानी 0 किस एंगल पर होता है, वो है 90 एंगल। Now MCQ number 17, when dielectric is placed between two point charges the electrostatic force will be, हमारे पास कूलम्स लॉ का फार्मूला F इज इक्वल टू 1/4πε0 एप्सिलॉन r Q1 Q2/r स्क्वायर है। अगर हम किसी दो चार्जेस के बीच में डायलेक्ट्रिक रख दें यानी एप्सिलॉन r की वैल्यू उसकी बढ़ा दें या चेंज कर दें तो रिलेशन हो गया फोर्स का एप्सिलॉन r का इन्वर्सली, यानी जैसे ही एयर की जगह पर कोई और डायलेक्ट्रिक मटेरियल आएगा तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। MCQ नंबर 18, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज में अगर हम Q को V से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वर्क डन यानी एनर्जी मिल जाएगी, और एनर्जी मिलेगी कैसे कि 1 वोल्ट को अगर हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बनता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में वर्क डन यानी एनर्जी का यूनिट है। MCQ नंबर 19, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर इज, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो गॉसेस लॉ हमें निकालना होगा, फ्लक्स इसका मालूम करना होगा। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स चार्ज के इनक्लोज पर डिपेंड करता है, तो चूंकि चार्ज इस स्फीयर के अंदर नहीं है सरफेस के ऊपर है तो इसका फ्लक्स 0 होगा, और जब फ्लक्स 0 होगा तो फिर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी भी 0 होगी। MCQ नंबर 20, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, फोर्स पर यूनिट चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, और यही इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की डेफिनेशन भी है जिसका आंसर हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। MCQ नंबर 21, द मिनिमम इलेक्ट्रिक चार्ज पॉसिबल इन आइसोलेटेड फॉर्म इज, सबसे कम जो चार्ज होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन पर होता है या प्रोटॉन पर, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। MCQ नंबर 22, the force on a proton placed between two parallel plates having equal positive charge is, अगर दो प्लेटें हैं और दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर इनके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगी, और जब इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगी तो कोई भी चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी, तो करेक्ट आंसर हो गया 0। MCQ नंबर 23, two equal charges of 1 coulomb are 1 meter apart exerting force of repulsion on each other with a magnitude of, दो चार्जेस हैं दोनों की वैल्यू 1 कूलम है और दोनों का डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तो कूलम के अकॉर्डिंगली F इज इक्वल टू K Q1 Q2/R स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हमें Q की वैल्यू 1 और डिस्टेंस की वैल्यू भी 1 सब्स्टिट्यूट कर दी, जबकि K कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 होती है। अब 1 × 1 और डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो फोर्स की वैल्यू आ गई 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन। MCQ नंबर 24, on equipotential surface work done in moving a charge particle is, जब भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं तो इट इज़ अ सरफेस विच हैज़ इक्वल पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, तो जब पोटेंशियल हर जगह पर इक्वल होगा तो अगर हमें उसका वर्क डन निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम पोटेंशियल का 0 होता है, और उसको चार्ज से मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन भी 0 ही आएगा, तो इक्विपोटेंशियल का वर्क डन 0 होता है। MCQ नंबर 25, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी E एंड वेक्टर एरिया डेल्टा A इज कॉल्ड, तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के इक्वल होता है। MCQ नंबर 26, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, चार्ज का SI यूनिट सबको मालूम कूलम होता है। MCQ number 27, the total outward electric flux through a closed surface is equal to product of 1/epsilon naught and charge enclosed in the surface is called, तो ये स्टेटमेंट है गॉसेस लॉ की, तो सिंपली हमने क्लिक कर देना है गॉसेस लॉ के ऑप्शन को। MCQ नंबर 28, the work done in
मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। तो ये है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कि अगर आपको वर्क डन करना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। MCQ number 29, the surface which has the same value of potential at all points is called। ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो तो सिंपली हमें पता है वो तो एक भी पोटेंशियल सरफेस होता है, जैसा कि नाम से यहाँ जाहिर है। MCQ नंबर 30, the value of 1 electron volt is। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के वर्क डन से होता है ऐसे पोटेंशियल पर जिसका वोल्ट 1 हो, तो उसकी वैल्यू वही है जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल। द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r वेरीज। द फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशन कूलम्स लॉ से हमें फार्मूले में मालूम है। तो अगर हमने k और q1 q2 चार्जेस को कांस्टेंट रख दिया तो f का रिलेशन हो गया डिस्टेंस के साथ इनवर्स स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 1/r² या फिर r की पावर -2। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। तो ये MCQ इससे पहले भी आ चुका है, तकरीबन लैंग्वेज का फर्क है। MCQ नंबर थी 19 कि अगर एक चार्ज स्फीयर के सराउंडिंग में चार्ज रखा हुआ है और अंदर कुछ नहीं है तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और ना ही इसकी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगी इनसाइड द चार्ज स्फीयर। तो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, यानी ऑप्शन हो गया 0। MCQ नंबर 33, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला है हमारे पास E/Q/r²। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी असल में इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, यानी ये प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली। तो करेक्ट आंसर हो गया स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। The force between two charges is 24 Newton. If the paraffin wax of relative permittivity 2.4 is introduced between the charges at a medium, then the force reduces to। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 24 को 2.4 से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन ये कैसे डिवाइड कर रहे हैं तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। फोर्स का फार्मूला है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और अगर हमें एप्सिलॉन नॉट यानी एयर को हटाकर कोई और मटेरियल रखा दिया जाए तो फार्मूले में चेंज आ जाएगा कि फोर्स ऑफ इंसुलेटर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r Q1 Q2/r²। हमने या एफ की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दी तो हमारे पास सिंपल से एक फार्मूला मिल गया कि एफ इंसुलेटर इज इक्वल टू f/εr। इसी फार्मूले को हमने यहाँ डायरेक्ट यूज़ किया था कि 24 को हम 2.4 से अगर डिवाइड करें तो फिर ये 10 हो जाएगा। तो आंसर हो गया करेक्ट 10 न्यूटन। MCQ number 35, if the quantity of the charge on each of the two bodies is double, the force between them becomes। तो कूलम्स लॉ को हम अप्लाई करेंगे, दोनों चार्ज को डबल कर दिया गया, यानी Q1 भी डबल हो गया और Q2 भी डबल हो गया, तो 2 × 2 4 हो गया। इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। MCQ नंबर 36, how many number of electrons are there in 1 coulomb charge। तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको मालूम करने के लिए हमारे पास बेसिक रिलेशन मालूम है कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो एक कूलम का मतलब ये हुआ कि 1 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁹। जब उसको डिवाइड कर दिया तो अब इस नंबर को आपने मेमोराइज कर लेना है कि एक कूलम चार्ज में 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। MCQ नंबर 37, द मिनिमम चार्ज ऑन एनी पार्टिकल कैन नॉट बी लेस देन। सबसे मिनिमम चार्ज जो किसी पार्टिकल पर हो सकता है वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिसकी वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। MCQ नंबर 38, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज। हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला है V इज इक्वल टू KQ/r। K की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 होती है, Q की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम है तो इसको एक्सपोनेंट -6 में लिख दिया, R की वैल्यू सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया 0.5। पहले हमने पावर को सॉल्व कर लिया, एक्सपोनेंट 9 में से -6 माइनस किया तो ये हो गया एक्सपोनेंट 3 और यहाँ 5 को 5 से कैंसिल किया तो ये हो गया 1/0.1 और 1/0.1 होता है 10 को जब हमने एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ तो एक्सपोनेंट हो गया 4।
तो करेक्ट आंसर हो गया सी 9 एक्सपोनेंट 4 वोल्ट्स। MCQ नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड में सिर्फ चार्ज पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट हो सकता है, तो जबकि गैमा रेज, एक्स रेज और न्यूट्रॉन चार्ज लेस पार्टिकल्स हैं, और बीटा पर पॉजिटिव भी चार्ज हो सकता है और नेगेटिव भी, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में सिर्फ बीटा पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट हो सकता है। MCQ नंबर 40, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस। जब भी कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है। MCQ नंबर 41, फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम व्हेन अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्सपोनेंट माइनस 5 न्यूटन, द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट इज। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है E = F/Q। F की वैल्यू एक्सपोनेंट -5 है, जबकि Q की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है, जिसको हमने एक्सपोनेंट -6 में लिख लिया। तो यहाँ 10 को अगर हम इस एक्सपोनेंट के साथ मिला दें, यानी इसकी 1 पावर -6 के साथ मिला दें, तो ये -5 हो जाएगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन पर कूलम। तो यूनिट भी याद रखना है, क्योंकि एक आंसर यहाँ देखें बी में भी दिया हुआ है, तो जल्दी में डियर स्टूडेंट्स को मत कीजिएगा, और यूनिट का भी ख्याल रख के इसको सॉल्व कीजिएगा। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से MCQ का आंसर नहीं आता। MCQ नंबर 42, at an infinite distance from an electric charge the electric intensity will be। अगर आप किसी चार्ज के इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है। क्यों? इसलिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। MCQ नंबर 43, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिस थ्रू अ सर्टन एरिया इज कॉल्ड। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। MCQ नंबर 44, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है और नंबर स्केलर होता है। MCQ नंबर 44, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस डिपेंड्स अपॉन। जब भी हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की बात करते हैं तो उसका फार्मूला है E.delta। ए डॉट का मतलब है कॉस थीटा। तो आप देखें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स यहाँ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, एरिया और एंगल पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, डायरेक्शन और एरिया ऑफ द सरफेस। का मतलब है कि ये तीनों पर डिपेंड करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 46, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो फ्लक्स का फार्मूला phi = E.delta A है। तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का यूनिट है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। करेक्ट आंसर हमारा हो गया डी। MCQ नंबर 47, गॉसेस लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड टू। गॉसेस लॉ का फार्मूला हमें मालूम है कि गॉसेस लॉ में इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इनक्लोज चार्ज पर डिपेंड करता है, यानी चार्ज का इनक्लोज होना ज़रूरी है, तो सरफेस भी क्लोज होना चाहिए। MCQ नंबर 48, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर हैविंग अ पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर्स डिपेंड्स अपॉन। अगर हम गॉसेस लॉ में इलेक्ट्रिकल फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स सिर्फ चार्ज जो इनक्लोज होता है उसी पर डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर हो गया क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर। इससे सिमिलर MCQ इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। MCQ नंबर 49, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज इज। इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो पॉजिटिव लाइन को हमने कंसीडर किया है अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी जो लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी। MCQ नंबर 50, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के वर्क डन की बात करें इलेक्ट्रिकल फील्ड में तो वो तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, लेकिन बात हो रही है इनफाइनाइट से किसी गिवन पॉइंट पर, तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के MCQ का पार्ट 1। इसके डिफिकल्ट MCQ आएंगे पार्ट 2 में, तो मिलते हैं अगले फिर पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।